my dears. How are you all? So, okay then, let's do now the back exercises of chapter 4, that is तारे रात का आंचल संवारें. Let's start with the revision of the शब्दार्थ. Page number 31. पहला शब्द है रहित, मीन्स विहीन, विदाउट. स्वच्छ, साफ, क्लीन. चमकीले, चमकते हुए, शाइनिंग. पिंड, ठोस वस्तु का गोलाकार खंड, समथिंग सॉलिड एंड राउंड इन शेप. आकाश गंगा, आकाश वाहिनी गंगा में छोटे छोटे तारों का समूह, गैलेक्सी. गणना, गिनती, काउंटिंग. अनुसंधान, खोज, मीन्स रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन. क्रमशः, क्रम से, एक के बाद एक, मीन्स रिस्पेक्टिवली और स्टेप बाय स्टेप. नाभिकीय ऊर्जा, मीन्स परमाणु ऊर्जा, मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी. ज्वलनशीलता, जलने की क्षमता, मीन्स इनफ्लेमेबिलिटी. परिवर्तन, बदलाव, चेंज. महसूस, अनुभव, टू फील. सघन, घना या घनी, मीन्स इंटेंस और डेंस. खगोल विज्ञान, आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान, मीन्स एस्ट्रोनॉमी. इसके बाद हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो इनका अभ्यास आप स्वयं करना. उसके बाद है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, कवियों को रात में चमकते सितारे कैसे लगते हैं? उत्तर, कवियों को कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं. ख, तारे छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर, पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं. ग, नक्षत्र आकाश में कैसे प्रतीत होते हैं? उत्तर, नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं. घ, दिन के समय तारे कहाँ खो जाते हैं? उत्तर, दिन के समय ये तारे कहीं खोते नहीं हैं, अपितु सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं. सांझ ढलने पर ये तारे आसमान में फिर से टिमटिमाते नजर आते हैं. इसके बाद है अर्थबोध संबंधी प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत क्या है, आइए देखिए. नीचे लिखे वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए स्थान पर हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए. तो आपने मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसको पढ़कर फिर देखना है कि ये सही है या गलत है. तो यदि गलत है तो नहीं लिखना है, सही है तो हाँ लिखना है. जैसे पहला वाक्य है, तारों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे. तारे चमकीले पिंड होते हैं, हाँ. हाइड्रोजन गैस से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, हाँ. सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है, हाँ. पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती है, ये गलत है, तो इसके आगे हम लिखेंगे नहीं. सभी नक्षत्रों के आकार एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे. पृथ्वी से दूरी के कारण नक्षत्रों की गति महसूस नहीं होती है, हाँ. दिन के समय तारे खो जाते हैं, नहीं. तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, हाँ. अंतिम वाक्य है, चांद भी एक तारा है, नहीं.
तो इसके बाद हैं लिखित प्रश्न। इसके अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि ने रात्रि में चमकते तारों की उपमा किन चीज़ों से दी है? उत्तर, कवि ने रात्रि में चमकते तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। कवियों को कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। ख, सूर्य के विषय में आपने क्या जाना? उत्तर, सूर्य के विषय में हमने यह जाना कि सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। ग, तारों और पृथ्वी में प्रमुख अंतर क्या है? उत्तर, तारों और पृथ्वी में प्रमुख अंतर यह है कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य नक्षत्र के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि सूर्य और अन्य तारे चमकीली गैसों के पिंड हैं। पृथ्वी पर जीवन है, परंतु इन तारों पर जीवन संभव नहीं है। घ, तारों में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? उत्तर, तारों में मुख्यतः 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। अंतिम प्रश्न है, सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से कितनी दूर है? उत्तर, सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, तारों की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, तारों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, तारे चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरी विशेषता क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जबकि ये आकार में पृथ्वी के समान तथा कुछ पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान हैं। अंतिम तीसरी विशेषता क्या है? आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? उत्तर, आकाश गंगा तारों के पुंज अथवा समूह को कहते हैं। आकाश गंगा में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी है। ग, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका क्या महत्व है? उत्तर, आकाश में उपस्थित नक्षत्रों में मुख्यतः 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं 2 गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। घ, नाभिकीय ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर तारों की क्या स्थिति होती है? इसका उत्तर भी लगभग ऊपर वाले प्रश्न के समान ही है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ से। उत्तर, नक्षत्रों में उपस्थित हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। अंतिम प्रश्न है, नक्षत्रों के रंग में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है?
उत्तर: जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं, उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, मीन्स केस। तो इसे भी हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो कारक क्या है? जो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध, रिलेशन बताते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक वाक्य बोल लूँ, मोहन सांप डंडे मारा। तो इस वाक्य में का अर्थ स्पष्ट नहीं है कि मोहन ने सांप को मारा या सांप ने मोहन को मारा, मोहन सांप डंडे मारा। किसने किसको मारा, कैसे मारा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो यदि हम इसमें हम ने, को, से विभक्तियां लगा देंगे, ये मतलब कारक की ये विभक्तियां हैं, तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि काम करने वाला कौन है, किस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, और क्रिया करने का साधन क्या है। जैसे मोहन ने सांप को डंडे से मारा, तो यहाँ पे मोहन ने लगाने से स्पष्ट हुआ कि मोहन जो है करता है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है, मोहन है। किसको मारा, सांप को, तो सांप क्या हुआ, उसके साथ हमने कौन सा चिन्ह लगाया, को, तो ये हो गया कर्म कारक। और इसको हम कहेंगे मोहन हो गया कर्ता, मोहन ने कर्ता कारक, कर्म को क्या हो गया, सांप को, तो सांप हो गया कर्म। और उसके बाद डंडे से, तो डंडा क्या हो गया, करण, किस साधन क्या उसने मारने का प्रयोग किया, डंडा, तो डंडे से, तो डंडा हो गया करण कारक, तो इसकी विभक्ति से है। तो और मारा क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के साथ ये जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसने जोड़ा, ने, को से, इसे हम कारक कहते हैं। कारक की विभक्तियां हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, इसको पढ़ते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपने सब याद अब तक कर लिए होंगे। एक बार हम यहाँ से इनकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो बाईं तरफ लिखा है कारक, उनके नाम, और दाईं तरफ उसके विभक्ति चिन्ह। जैसे पहला है कर्ता कारक, तो इसका जो विभक्ति है ने, कर्म कारक को, करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक को या के लिए, अपादान कारक से, मतलब अलगाव के संदर्भ में, मतलब सेपरेशन का भाव, अलग होने का भाव। संबंध जो है कारक है, उसका होता है का, के, की, या रा, रे, री, जैसे मेरा, मेरे, मेरी, ना, ने, नी आदि। तो उसके बाद अधिकरण कारक में या पर, और संबोधन कारक हे, अरे। तब आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कर कारकों के नाम लिखिए। तो आपने क्या करना है, इस जो दिए गए वाक्य हैं उनमें जो कारक चिन्ह है उनको आपने पहले रेखांकित करना है, फिर आगे खाली जो रिक्त स्थान दिए हैं सामने, वहाँ पर उस कारक का आपने नाम लिखना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं। आकाश में टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे में जो है कारक चिन्ह है, और ये कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। अगला है सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है। तो किसके निकट, पृथ्वी के, तो के क्या हुआ, संबंध कारक। अगला है अधिकांश तारे आकार में ग्रहों से बड़े होते हैं। तो किससे बड़े, ग्रहों से, तो यहाँ पे तुलना हुई है, तो ये हुआ अपादान कारक। अभिनव अपने पिता को पत्र लिख रहा है। तो किसको, पिता को, तो को के कारण कर्म कारक। आगे है ऋषि अपने मित्र के लिए उपहार लाया। तो किसके लिए, मित्र के लिए, तो ये हुआ संप्रदान कारक। राकेश शर्मा ने
अंतरिक्ष की यात्रा की। किसने की? राकेश शर्मा ने। तो कर्ता कारक, राकेश शर्मा ने कर्ता कारक। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो ये है हे प्रभु संबोधन कारक। अंतिम वाक्य है बच्चे मेट्रो रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो किससे? मेट्रो रेल से, तो से के कारण ये करण कारक हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पे जो रेखांकित जो वाक्यांश हैं वहाँ पे आपने एक शब्द का प्रयोग करना, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पढ़ते हैं वाक्य। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो सब जगह व्याप्त, इस वाक्यांश के स्थान पर आपने एक शब्द लिखना है। तो हमने क्या लिखा? सर्वव्यापक। तो वाक्य क्या हुआ? ईश्वर सर्वव्यापक है। अगला वाक्य है रामेश्वरम मंदिर देखने योग्य है, तो देखने योग्य के स्थान पर आपने एक शब्द क्या लिखेंगे? दर्शनीय है। तो रामेश्वर मंदिर दर्शनीय है। ग हमारी अध्यापिका मीठा बोलती हैं, तो यहाँ पे मीठा बोलती को के स्थान पर एक शब्द क्या लिखेंगे? मृदुभाषी। तो वाक्य क्या हुआ? हमारी अध्यापिका मृदुभाषी हैं। अंतिम वाक्य है रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो ये वर्णन नहीं किया जा सकता के स्थान पर एक शब्द क्या हुआ? अवर्णनीय। तो वाक्य क्या हुआ? रानी पद्मिनी का सौंदर्य अवर्णनीय है। अगला तीसरा प्रश्न क्या है? उसका क, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसका पहला व्यंजन अरहित मतलब हलंत युक्त, जिसको हम आधा लेटर बोलते हैं, आधा अक्षर, और दूसरा व्यंजन असहित मतलब स्वर सहित मतलब पूरा वर्ण होता है। जैसे बच्चा, अब बच्चा में जो च पहला वाला ये द्वित्व व्यंजन है, 2 च आए ना, एक आधा एक पूरा, तो जो पहला च है वो आधा है, जिसको हम कहेंगे अरहित हलंत युक्त है ये, और जो दूसरा च पूरा है मतलब अस्वर के साथ है, पूरा है, तो इसको हम कहेंगे अस्वर सहित। तो बच्चा, ऐसी कच्चा, मिट्टी, रस्सा आदि। तो आपने क्या करना है? द्वित्व व्यंजन वाले कुछ अन्य शब्द लिखिए। तो आपने यहाँ पे कुछ और शब्द अपने मन से लिखने, कोई भी अन्य भी लिख सकते हैं, मैंने भी कुछ आपको उदाहरण दिए, आप यही उदाहरण लिखें या कुछ अन्य भी सोच सकते हैं। जैसे पक्का, मक्का, सच्चा, छुट्टी, छत्ता। इसके बाद आगे ख है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है? उर्दू भाषा से हिंदी में आई ध्वनियों जैसे ज, फ, ख को लिखते समय कुछ वर्णों के नीचे नुक्ते, नुक्ता क्या होता है? बिंदु, जो छोटा सा डॉट लगाते हैं, का प्रयोग किया जाता है। जैसे जरा, यदि हम ज के नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा जरा। जरा और ज़रा में अंतर है। जरा होता है बुढ़ापा, वो हिंदी का शब्द है। ज़रा क्या हुआ है? थोड़ा सा, लिटल। जेवर, रफ्तार, फारसी, खिताब, ख्याल आदि। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? नुक्ता युक्त कुछ अन्य शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हैं उन्होंने, ज, ख और फ। तो इनकी कुछ एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है, मैंने कुछ दिए हैं, आप कुछ अन्य भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है ज, इसको ज नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। जब बिंदु नीचे लगा हो, नुक्ता जब लगा हो, तो ज जो है वही ज बन जाता है। जैसे इसकी उदाहरण क्या दी मैंने? जहाज, जिंदगी। अब है आ गए ख, तो ख से खत, खत्म। कोई अन्य उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। ऐसे फ, ये फ नहीं है, फ है, तो फौज। ऐसे फ़ोन भी आप लिख सकते हैं, फ़ोन इंग्लिश का होता है जो। ऐसे खौफ, तो ये खौफ फ नहीं है, खौफ, तो बिंदी लगाकर वो फ से फ बन गया, तो इसको नुक्ता कहते हैं। इसके बाद अगला जो है ग, अर्धचंद्राकार। इसके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा से आगत ध्वनि जिसे अ उच्चारित किया जाता है तथा लिखते समय वर्णों के साथ बिंदु रहित अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तो होता है चंद्र बिंदु, जिसको हम बोलते हैं अनुनासिक,
उसमें हम अर्धचंद्राकार के अंदर बिंदी भी लगाते हैं। पर जो ये अर्धचंद्राकार है ये चंद्र जैसा तो होता है, हाफ मून जैसा तो होता है, पर बीच में हम डॉट नहीं लगाएंगे, तो उसको हम ऑ बोलेंगे। जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको हम एज इट इज़ जब बोलना चाहें तो उसको यदि हम ये साइन लगा देंगे तो बोला जाएगा। जैसे हमने बोलना हो बाल, बॉल, तो बॉल के ऊपर यदि हम ये अर्धचंद्राकार लगा देंगे हाफ मून टाइप विदाउट डॉट, तो ये बॉल पढ़ेंगे, BALL बॉल, तो बॉल ही पढ़ेंगे। और यदि हम ऊपर वो अर्धचंद्राकार नहीं लगाएंगे तो बाल बन जाएगा। तो बाल का मतलब जो हेयर है हमारे बाल, केश, या बाल का मतलब बच्चा भी होता है, तो वो बन जाएगा। तो हमें जो हम शब्द बोलना चाहते हैं, जिस अर्थ में बोलना चाहते हैं, उसको एज इट इज़ यदि हमने लिखना भी है तो हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कॉलेज, यदि हम ये अर्धचंद्राकार नहीं लगाएंगे तो कॉलेज बन जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो कॉलेज। ऐसी डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर, कॉलम, फॉर्म आदि। अब आपने भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इनकी देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको अन्य भी सोचकर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखी, हॉल, बॉल, शॉल, कॉर्न जैसे पॉपकॉर्न्स, और मॉल। इसके बाद अगला क्या है, चौथा प्रश्न है उसका क, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी मतलब मानक रूप लिखिए। वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग्स। तो ये इनकरेक्ट हैं, इनको आपने करेक्ट करना है। जो ये वर्ड्स हैं स्पेलिंग्स इनके रॉन्ग हैं, इनको सही लिखना है करके। तो पहला है एक्चुअल वर्ड इज अनुकूल, यहाँ पे लिखा अनुकूल, अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है, तो क के साथ बड़ा उ लगेगा, अनुकूल। ऐसी अगला शब्द जो गलत है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण करें तो ये अगामी, अगामी नहीं होता, आगामी होता है। तो अ के साथ आ की मात्रा लगकर आ बनाएंगे, आगामी। अगला शब्द जो लिखा है वो भी गलत है, अनाधिकार नहीं होता, उपसर्ग है जिसके नीचे हलंत हुआ और आगे शब्द है अधिकार, तो न हलंत के साथ जब अ जुड़ा तो हलंत रिमूव हो गया, तो ये बन गया अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार, अनधिकार। तो आगे है आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, तो र जो आएगा व की मात्रा के साथ आएगा जहाँ पे बोला जा रहा है आशीर्वाद। तो जिससे पहले बोला जाता है उसके ऊपर, उसके सिर पर लगता है जो ऊपर, जिसको हम रेफ बोलते हैं। उसके बाद है ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है, तो बड़ा हुआ आएगा ऊर्जा। पशु नहीं है, पशु है, तो श के साथ छोटा हुआ आएगा। अगला एनक नहीं है, ऐनक है, यहाँ पे बिना यदि हम ए के ऊपर मात्रा नहीं लगाएंगे तो एनक है। एनक मतलब एनक इज रॉन्ग वर्ड, दैट इज एनक मीन्स स्पेक्स। अगला अध्ययन लिखा है, यहाँ पे एक य और आएगा, अध्ययन, इसको अध्ययन नहीं बोलते, अध्ययन मीन्स स्टडी। आगे ख है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए, मतलब इनका हमने प्लूरल लिखना है। तारा, तारे, हीरा, हीरे, पुस्तक, पुस्तकें, अध्यापक का अध्यापक ही रहेगा। यदि हम इसके साथ अध्यापक ने कहा तो यदि इसका बहुवचन करना तो अध्यापकों ने कहा। जब पीछे कोई परसर्ग लग जाता, विभक्ति लग जाती, तब अध्यापक का अध्यापकों होगा। यदि नहीं, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाते हैं, तो हम बहुवचन में भी अध्यापक ही लिखते हैं। ऐसी चिड़िया, चिड़ियाँ, नदी, नदियाँ। तो that's all. Now we shall meet with the next topic. Till then, keep learning. Bye-bye.